हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम 2023 का टीजीटी का पेपर सोल्व कर रहे हैं, जिसमें मैं 30 क्वेश्चन आपको पहले डिस्कस करवा चुकी हूँ। आज हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। कल आपको ऑप्शन नंबर जो सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 120 है, इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, यानी कि नादान दोस्त कहानी प्रेमचंद ने लिखी है और केशव की बहन का नाम क्या था, इसमें श्यामा था। अणिमा और अप्सरा क्या है, ये दोनों निराला की रचनाएं हैं। अप्सरा क्या है, उनका उपन्यास है, और अणिमा क्या है, काव्य संग्रह है। मीरा कौन आती है, मीराबाई आती है, जो आपके भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कबीर की रचनाओं का सबसे प्रामाणिक संकलन बीजक है, सही है। गुरु नानक का नसीहतनामा ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा गया था, ये भी सही है। निर्गुण भक्त कवि होते हुए भी दादू दयाल ने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी, क्या ये सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि संत कवियों में रजबदास सर्वाधिक शिक्षित थे, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, गलत दिया गया है। अब ये गलत क्यों दिया गया है, क्योंकि संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे, सुंदरदास। कौन थे भाई पढ़े लिखे, सुंदरदास थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1596 में। इनका जन्म दौसा में हुआ था। और ये बताए जाते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कवियों में थे, और ये मतलब है सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि थे। किसने कहा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसलिए रज्जबदास नहीं बल्कि सुंदरदास क्या है, सबसे शिक्षित कवि थे। तो यही क्या है, गलत है। रज्जबदास कौन थे, दादू दयाल के शिष्य थे, और आजीवन ये दूल्हे के बेस में रहे थे। इनके द्वारा एक रचना दादू दयाल के द्वारा रचना लिखी गई थी, कौन सी, अंगबधु। और अंगबधु का इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। बात करते हैं कबीर। कबीर का जन्म 1398 में होता है, और कबीर की रचना आती है बीजक, जिसका संपादक इनके शिष्य धर्मदास ने कब किया था, 1464 में इसका संपादन किया था। इसके 3 भाग निकलते हैं, साखी शब्द और रमेनी। कबीर को सदुकड़ी भाषा, कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, हजारी प्रसाद ने। और कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा, बच्चन सिंह ने। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, रामकुमार वर्मा ने। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहां पे हुआ था, तलवंडी ननकाना, यानी कि पंजाब में इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा रहीरास, आशा दीवार, रोहिला, नसीहतनामा, ये सब ग्रंथ लिखे जाते हैं। और नसीहतनामा इनका बताया जाता है खड़ी बोली में लिखा गया ग्रंथ है। और जो निर्गुण भक्त कवि थे दादू दयाल ने ईश्वर के सगुण स्वरूप को भी मान्यता दी, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि ये निर्गुण संत कवियों में आते हैं, लेकिन सगुण रूप की भी ये उपासना करते हैं, ये बिल्कुल सही है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में। 1544 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन राजस्थान के अंतर्गत जो नराना है, वहां पर क्या था, इनकी कर्मस्थली थी। यानी कि जन्म कहां पर है, अहमदाबाद में है, लेकिन इनकी कर्मस्थली इन्होंने कहाँ बनाई थी, राजस्थान के नराना जो क्षेत्र है वहां पर बनाई थी। दादू दयाल के जो पंथी लोग होते हैं, ये संत राम कहकर संबोधित करते हैं। जैसे हम अपने हरियाणवी में राम राम करते हैं ना, वैसे ये लोग क्या करते हैं, संत राम कहकर संबोधित करते हैं। ये न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, बल्कि सिंपल क्या करते हैं, ये रहते हैं। और दादू दयाल के बारे में बताया जाता है कि इनको राजस्थान का दूसरा कबीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कबीर की तरह ही क्या थे, राजस्थान के अंतर्गत, यानी कि इनका क्या था, फक्कड़ स्वभाव था, जैसे कबीरदास का था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर गलत है। सबसे शिक्षित कौन थे, सुंदरदास थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सही नहीं है। सारे क्वेश्चन आपसे नहीं है, असत्य है, संगत नहीं है, ऐसे पूछे गए हैं। कान खड़े होना, सतर्क होना, बिल्कुल सही है। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज पा लेना, ये भी सही। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, किसी के वश में न होना, किसी के वश में होना, ये गलत है। कुएं में भांग पड़ना, सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना। तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर सही, मतलब सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर सही नहीं है। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, यानी कि अलग थलग रहना आएगा, न कि किसी के वश में रहना, यानी ऑप्शन नंबर 3 गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस विकल्प के सभी शब्द वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध हैं। शुद्ध बताना है, वर्तनी संबंधी क्वेश्चन पूछा गया है। गत्य अवरोध आशीर्वाद नहीं होता, गत्य अवरोध होता है, और आशीर्वाद में क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा आती है, ऐसे जाएगा आशीर्वाद। सुरपणखा और ज्योतिषना, ये बिल्कुल सही है। दवाइयां, दुरावस्था, दवाइयां ऐसे नहीं भाई, कैसे लिखा जाएगा, दवाइयां के ऊपर जो ये बड़ी ई की मात्रा आई है, ये नहीं आएगी। दवाई हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब दवाइयां लिखेंगे तो ये मात्रा यहाँ से हटा देंगे। दुरावस्था नहीं, दुरावस्था होता है। मनोचिकित्सा, मनोचिकित्सा नहीं, मनोचिकित्सा। और रचनावली, रचनावली में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है।
तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पर सही है। आगे चलें, क्या दिया गया है, कहानीकार तथा कहानी के संबंध में असंगत कथन बताना है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के द्वारा बुद्ध का कांटा लिखा गया था, बिल्कुल सही। जैनेंद्र ने नीलम देश की राजकन्या लिखी, ये भी सही है। भगवती चरण वर्मा के द्वारा मिठाई वाला नहीं लिखी गई, ये गलत है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक के द्वारा रक्षाबंधन लिखी गई, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है, जो 8th क्लास की एनसीईआरटी में है। इसमें जो मिठाई वाला होता है, मिठाई बेचना इसका क्या था, पेशा नहीं था, बल्कि मिठाई के माध्यम से बच्चों में अपने अपने बच्चों की क्या करता था, छवि देखता था। अब बात करते हैं चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के द्वारा 3 कहानियां लिखी गई थी, बुद्ध का कांटा उसने कहा था, और कौन सी लिखी गई थी भाई, इसने 3 कहानियां लिखी थी भाई। एक तो लिखी थी बुद्ध का कांटा, एक लिखी थी उसने कहा था, और एक कहानी और आती है भाई, इनके मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन 3 कहानियां लिखी गई हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी कौन सी है इनकी, उसने कहा था, जो प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर लिखी गई। कब लिखी थी, 1914 में लिखी है। फ्लैशबैक पद्धति पर ये जो रचना है, कहानी है आधारित, और 25 साल के बाद ये कहानी शुरू होती है, यानी कि इस कहानी में 25 साल का अंतराल दिखाया गया है, जिसमें बोधा सिंह है, लहना सिंह है, जमादार है, ये सब पात्र इसमें होते हैं। जैनेंद्र कुमार क्या है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, जैसे आपके अज्ञेय हैं, इला चंद्र जोशी हैं और जैनेंद्र कुमार हैं। ये 3 आपके हिंदी साहित्य में किसके नाम से आते हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार आते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, 1903 में, 1905 में इनका जन्म हुआ है भाई, 1905 में। और ये है किसके पति थे, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे। नीलम देश की राजकन्या, ये पाजेब है, ये सब रचनाएं, इनके कहानियां हैं, इनके द्वारा लिखी गई हैं। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक के द्वारा रक्षाबंधन कहानी लिखी गई थी, सही है। अगर नाटक पूछ लिया जाए रक्षाबंधन किसका है, तो हरिशंकर प्रेमी का क्या है, ये नाटक है। तो मैंने बता दिया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, 3 क्या है, गलत दिया गया है, भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा ये रचना लिखी गई है। लोकगीत अध्याय में लेखक ने भोजपुरी के किस लोकगीत का उल्लेख किया है, तो इसमें किस लोकगीत का उल्लेख किया गया है, इनके द्वारा विदेशिया जो लोकगीत है, जो मतलब उत्तर प्रदेश भोजपुरी, हाँ, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में क्या है, ये गाया जाता है। अगर मैं श्योर हूं तो विदेशिया, क्या बताया है चैप्टर के अंतर्गत, बताया गया है कि विदेशिया क्या है, बताया गया कि लोकगीत में भोजपुरी जो प्रसिद्ध लोकगीत है कौन सा है, विदेशिया। आगे चले, एक तिनका कविता किस कवि के द्वारा लिखी गई है, शिव मंगल सिंह सुमन, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी। तो एक तिनका कविता किसने लिखी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा ये कविता लिखी गई है। इस कविता में क्या बताया गया है कि जैसे कि घास है, घास सूख जाती है, और सूखने के बाद जब वो उड़ती है, मान लीजिए वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा है, उसकी आंखों में अगर एक तिनका चला जाता है, तो एक तिनके से व्यक्ति को कितना कष्ट होता है। तो इस कविता के माध्यम से बताया गया कि हर आदमी क्या है, छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं अपनी अपनी जगह। जब एक तिनका आपकी आंख को इतना कमजोर, मतलब आपके शरीर का जो कष्ट है उसको बढ़ा देता है, जब वही आदमी, यानी कि जो बताया गया है कि एक तरह से जो मतलब शोषित व्यक्ति है, अगर उनका शोषण बार बार किया जाता है, तो वह व्यक्ति एक न एक दिन क्या करता है, अपनी आवाज जरूर उठाता है। जैसे कहते हैं ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, तो कुछ इस तरह से इस कविता में बताया गया है, यानी कि एक घमंडी व्यक्ति का अहम यहाँ पर एक तिनके के माध्यम से तोड़ा गया है। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ था, 1916 में। और मैं बार बार बताती हूँ, इनकी एक रचना कल के इसी पीवाईक्यू में आई थी, वाणी की व्याख्या शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी है। मिट्टी की बारात इनके द्वारा लिखा गया है, और मिट्टी की बारात बताया जाता है हिंदी का दूसरा शोक गीत है। एक इनके द्वारा रचना लिखी गई है, परले सर्जन की भूमिका राहुल सांकृत्यायन ने लिखी थी। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जैसे कि साकेत है, पंचवटी है, यशोधरा है, हिंदू है, किसान है, ये सब काव्य संग्रह लिखे गए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ये द्विवेदी युग के कवि हैं, और इन्होंने क्या किया था, 1914 में एक प्रिय प्रवास नाम का महाकाव्य लिखा था। कौन सा प्रिय प्रवास, पहले नाम क्या था इनका, विरंजांगना विलाप था। पहले नाम पूछा गया है, प्रिय प्रवास का क्या था, विरंजांगना विलाप। और संस्कृत के क्या है, ये वर्ण वर्तों पर आधारित है, ऐसा कौन मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल। और कहते हैं कि यह महाकाव्य नहीं है। इनकी 2 रचनाएं और पूछी जाती हैं आपसे, वेद ही वनवास और पारिजात। अगर पारिजात काव्य पूछ लिया जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। अगर उपन्यास पूछ लिया जाए तो नासिरा शर्मा का, जिसके ऊपर 2016 में नासिरा शर्मा को क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। राम नरेश त्रिपाठी भी द्विवेदी युग के मतलब जो स्वच्छंद काव्य धारा है
जो कौन सी आती है छायावाद के बाद जो नहीं आती है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, वहां से बिलोंग करते हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनके 4 काव्य संग्रह बताए गए हैं, मिलन, पथिक, मानसी और संपन्न। ये किसके द्वारा बताए गए? राम नरेश त्रिपाठी के लिखे हुए बताए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 मैंने बता दिया। 1-3 का कविता किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, 7th क्लास की एनसीईआरटी में लगी हुई है कविता। आगे चलते हैं। बताया गया है कि प्रदत्त कथनों में से कौन सा तुलसीदास के संबंध में असंगत है, यानी कि जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं उनमें से तुलसीदास के बारे में आपको गलत कथन बताना है। राम स्वरूप चतुर्वेदी, तुलसीदास ही राम साहित्य के सम्राट है, पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तुलसीदास समन्वयकारी थे, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये बिल्कुल सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी का प्रतिरोधात्मक, ये भी सही है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 गलत दिया गया है। क्यों गलत दिया गया है? क्योंकि ये किसने कहा है? तुलसीदास ही क्या है? तुलसीदास ही राम साहित्य के सम्राट है, ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया, न कि राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। अब तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 में तुलसीदास का जन्म है और मृत्यु कब होती है इनकी? 1632 में, यानी कि 100 साल का इनके बीच डिफरेंस है। और तुलसीदास की रचनाएं आपसे बार बार पूछी जाती है। इनके द्वारा 12 ग्रंथ लिखे गए थे। अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो कितने बताते हैं? 12, जिनमें से 7 बड़े और 5 छोटे बताते हैं। जिन इनकी भाषा पूछी जाती है, एक तो इन्होंने ब्रज भाषा अपनाई थी, दूसरी इन्होंने अवधी भाषा अपनाई थी। अवधी भाषा में इनकी जो रचनाएं हैं उनकी ट्रिक बता देती हूँ, जैसे जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है। और जिन रचनाओं में आगे राम देखने को मिल जाए, जैसे रामचरितमानस है, राम आज्ञा प्रश्नावली है, वैरव्य रामायण है, इस तरह की रचनाएं, और जानकी मंगल और पार्वती मंगल, यानी कि राम और मंगल देखने को मिलेगा, वे रचनाएं इनकी अवधी भाषा में जाएंगी। और बाकी जो बच जाती है, जैसे कि कवितावली है, दोहावली है, ये सब किसके अंतर्गत जाती है? ब्रज भाषा के अंतर्गत जाती हैं। और इन्होंने जो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया था, यह इन्होंने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में पूरा किया था। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और रामचरितमानस में 7 कांड है, जिसमें बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, कौन कौन से आते हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, और लास्ट का कौन सा? उत्तरकांड आता है। यानी रामचरितमानस 7 कांडों में बटा हुआ है। ये भी आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि महाकवि जायसीकृत पद्मावत के संबंध में असत्य कथन बताना है। यहाँ पर आपसे जो 4 काल आते हैं आपके भक्ति काल के अंतर्गत, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा फिर 2 भागों में है, आपकी संत और प्रेम मार्गी शाखा। दूसरी आपकी आती है सगुण धारा, जिसमें राम और कृष्ण काव्य धारा। ऊपर तुलसीदास से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आपसे निर्गुण काव्य धारा यानी कि जो प्रेम मार्गी शाखा है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जायसी से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी जायसी की कीर्ति का आधार स्तंभ पद्मावत, और उसके बारे में आपको गलत बताना है कि गलत कथन कौन सा है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि पद्मावत प्रेम आख्यान परंपरा का प्रौढ़तम काव्य है, ये भी क्या है? सही है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि पद्मावत समूची हिंदी काव्य परंपरा का क्या है? दुर्लभ रतन है, ये भी सही है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि वर्ण विचार एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है, ये क्या है? यहाँ पर गलत है। किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को जब पढ़ते हो तो उसमें इन्होंने बताया है कि जो जायसी के द्वारा जो पद्मावत लिखा गया है, हिंदी का बड़ा महाकाव्य है। और हिंदी का जो महाकवि किसको बताया? चंद्रबरदाई को बताया गया है। भाषा की परीक्षा करके अगर इस ग्रंथ को देखते हैं तो हमें और भी निराश होना पड़ता है। तो ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई है? वहीं से बिलोंग करती है कि भाषा की परीक्षा अगर इसको कस कर देखते हैं तो हमें और भी निराश होना पड़ता है। यानी वर्ण विचार एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। उच्च कोटि का काव्य नहीं कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा, यानी वर्ण विचार एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा नहीं, कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। बात ध्यान रखनी है भाई, भले ही ये क्या कहते हैं कि ये क्या है, व्याकरणिक दृष्टि से अगर हम इसको देखते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, इसकी प्रशंसा भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? यहाँ पर गलत दिया गया है।
आगे बात करते हैं, सवर्ण श्रृंखला और लाल किरण में रेखांकित शब्द हैं। हमने कल कविता की थी शिव मंगल सिंह सुमन की, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। यहाँ पर पूछा गया कि जो सवर्ण श्रृंखला है और लाल किरण है में रेखांकित शब्द क्या है। तो जो ये लाल किरण कैसी है, लाल है, और श्रृंखला कैसी है, श्रवण है, तो ये क्या चला जाएगा, आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत चला जाएगा। संख्यावाचक जहां पर आपसे संख्या दी गई हो, परिमाणवाचक जहां पर नापने तोलने से संबंधित बातें की गई हो, और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाता है तो सार्वनामिक विशेषण जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। श्रृंखला कैसी है, सोने जैसी है, और किरण कैसी है, लाल जैसी। यहाँ पर गुण बताया गया है इनका। आगे चलते हैं, विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। उक्त कथन किस सिद्धांत को परिभाषित करता है। यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाना चाहिए, शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। तो इसमें बताना है कि कौन सा सिद्धांत परिभाषित है। उद्देश्य एवं चयन का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, या स्वाभाविकता का सिद्धांत। तो कौन सा चला जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है उनको ध्यान में रखकर क्या करवाना चाहिए, कार्य, शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बात करते हैं, अष्टछाप के कवियों के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, ये आपको बताना है। यहाँ पर भी आपको असंगत बताना है। अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास कनिष्ठ कवि थे, पहला ही ऑप्शन गलत है। नंददास कृत रास पंचाध्यायी रोला छंद में रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है, बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि नाम से पुकारा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, गांठ बांध लेना, घोट कर पी लेना इस वाक्य को, कि रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को क्या कहा है, जीवन उत्सव का कवि कहा है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो अष्टछाप है क्या, 8 कवि थे, 4 थे वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 थे विठलनाथ के शिष्य। तो विठलनाथ ने क्या किया था, 1565 में इनके ऊपर अष्टछाप की स्थापना लगा दी थी। 4 तो लिए थे अपने पिताजी के और 4 लिए थे खुद के। तो इनके ऊपर अष्टछाप की स्थापना कब लगाते हैं, 1565 में इनके ऊपर अष्टछाप की स्थापना लगाते हैं। एक 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, 2 ग्रंथ पूछे जाते हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं, गोकुलनाथ के द्वारा लिखे गए हैं। गोकुलनाथ कौन थे, विठलनाथ के बेटे थे। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे, विठलनाथ, और विठलनाथ के पुत्र कौन थे, गोकुलनाथ। ऐसे इनका पिता पुत्र पोते का क्रम चलता है, यानी वल्लभाचार्य पहले आते हैं, फिर विठलनाथ आएंगे, फिर गोकुलनाथ आएंगे। 84 वैष्णव की वार्ता किसके शिष्य है, 84 वल्लभाचार्य के, और 252 वैष्णव की वार्ता में 252 शिष्य किसके हैं, विठलनाथ के। इन दोनों की रचना किसने की थी, गोकुलनाथ के द्वारा की गई थी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये दोनों ग्रंथ आपसे पूछे जाते हैं। अब अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास का जन्म कब है, 1468 में है, और नंददास का जन्म कब हुआ था, 1533 में हुआ था। तो नंददास कनिष्ठ होंगे ना, नंददास 1533 में है, सबसे छोटे नंददास बताए गए हैं। कुंभनदास तो सबसे बड़े हैं भाई, 1468 में इनका जन्म हुआ था, तो ये क्या है, वरिष्ठ हैं, और नंददास क्या है, कनिष्ठ हैं। ऐसे आता, ये तब सही होता। अगर यहाँ पर नंददास होता तो ऑप्शन सही चला जाता, लेकिन कुंभनदास दिया गया, कुंभनदास सबसे बड़े हैं और नंददास सबसे छोटे हैं, पहला ऑप्शन इस कारण गलत है। बात करते हैं नंददास का जन्म कब होता है, 1535 में नंददास का जन्म हुआ था, और नंददास के द्वारा एक रचना लिखी जाती है, रसमंजरी, जो प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आती है। 1568 इसका समय बताया गया है। सूफी काव्य धारा के अंतर्गत यानी प्रेम मार्गी शाखा में रसमंजरी नाम की रचना पूछी जाती है, किसके द्वारा लिखी गई, नंददास के द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की जो व्यंजना की गई है, अलौकिक प्रेम के माध्यम से जो लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की जो व्यंजना की गई है, इसी रचना के अंतर्गत आती है। रास पंचाध्यायी में अगर पूछ लिया जाए कितने अध्याय हैं, तो इसमें 5 अध्याय हैं, और ये रोला छंद में लिखी गई है। रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा था, वियोगी हरि ने कहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरदास के 3 ग्रंथ बताते हैं, सूर, सारावली, साहित्य लहरी, और कौन सी आती है, सूर सागर। और सूर सागर में एक भ्रमर गीत परंपरा,
कौन बताते हैं? रामचंद्र शुक्ल बताते हैं। और इसी कालीन को क्या कहते हैं? जीवनो उत्सव का कवि कहते हैं। किसको? सूरदास को। सूरदास का जन्म कब होता है? 1498 में सूरदास का जन्म हुआ था। और परमानंद दास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। ये सही है क्योंकि ये शिष्य किसके थे? वल्लभाचार्य के। मैंने बताया 4 वल्लभाचार्य के, जिसमें कौन कौन आते हैं? कुंभदास आते हैं, सूरदास आते हैं, और कौन आते हैं? परमानंद दास आते हैं और कृष्णदास आते हैं। ये 4 शिष्य किसके हैं? वल्लभाचार्य के। नंद स्वामी, सॉरी, चेत स्वामी, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और नंददास, ये 4 शिष्य किसके आते हैं? विठलनाथ के आते हैं। तो मैंने आपके यहाँ पर जो कृष्ण काव्य धारा के जो मेन कवि थे, उनकी आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। एक रचना पूछी जाती है, कौन सी पूछी जाती है? जुगलमाल रचना पूछी जाती है। किसके द्वारा लिखी गई है? रचना कुंभनदास के द्वारा लिखी गई है। और ये वही कुंभनदास है जब अकबर ने इनको सीकरी में बुलाया था और इन्होंने क्या कहा था वहां पर जाकर कि आवत जात पनैया टूटी बिसरो गए हरिनाम। ये पंक्ति भी पूछी जाती है। कहां पर कही थी? ये अकबर के दरबार में कुंभनदास के द्वारा कही गई पंक्ति है। आगे चलते हैं। प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? यहाँ पर आपको असंगत बताना है प्रत्यय की दृष्टि से। कृतिका में ए प्रत्यय लगने से कार्तिकेय बना है। संस्कृति प्लस आयन सांस्कृत्यान, विधि प्लस वेद ही और नौका प्लस इलम नुकीला। ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है? गलत है। तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं। वेदही किसकी रचना है? वेदही बनवास किसकी रचना बताई थी? मैंने अभी बताई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की क्या है? रचना है। आगे चले। चिड़िया की बच्ची कहानी में उद्गिर्त कथन भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, किसका है? चिड़िया की बच्ची, ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, वह चिड़िया जो किसने लिखी थी? केदारनाथ अग्रवाल ने। यहाँ पर पूछ लिया गया चिड़िया की बच्ची किसके द्वारा लिखी गई है? मैंने वहां पर भी बताया था। अभी हमने किया था जैनेन्द्र, जिसके द्वारा नीलम देश की राजकन्या कहानी लिखी गई है। तो ये कहानी भी किसके द्वारा लिखी गई? जैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखना है, जैनेन्द्र के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। और इसमें जो चिड़िया होती है, इस चिड़िया को एक महंत माधवदास नाम का पात्र होता है और इसको क्या कर लेता है? मतलब पिंजरे में इसको बंद कर लेता है, सोने के पिंजरे में बंद करता है, इसको लालच देता है कि आप इस सोने के पिंजरे में बंद रहो। लेकिन चिड़िया क्या कहते हैं कि मुझे तो आजादी चाहिए, मुझे तेरा ये सोने का पिंजरा मैं ठुकरा कर यहाँ से जाती हूँ और अपनी माँ के पास जाऊंगी ताकि मैं आसमान में क्या कर सकूं? खुला विचरण कर सकूं। 7th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये कौन कहते हैं कि भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, यानी कि पूरे गांव में जो शहर है या इलाका है उसमें माँ गुरदास जी प्रसिद्ध है, लेकिन ये कहते हैं कि तुम मुझे नहीं पहचानती। चिड़िया कहती है कि हाँ मैं तुझे नहीं पहचानती, क्योंकि आपका काम क्या है? लोगों का शोषण करना, और मेरा काम क्या है कि मुझे स्वतंत्र रूप से क्या करना है? विचरण करना है, मुझे आजाद रहना है। तो किसके द्वारा कहा गया है ये कथन? माधवदास के द्वारा ये कथन कहा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है कि संसार पुस्तक है, अध्याय पत्र मूलतः किस संग्रह से लिया गया है? सबसे पहले तो ये पत्र किसने लिखा है? आपने पढ़ा होगा, पिता के पत्र पुत्री के नाम, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, संसार पुस्तक है। और इसमें एक पत्र आया है, आपसे पूछा गया है कि किस संग्रह से लिया गया है, तो मैंने बता दिया पिता के पत्र पुत्री के नाम। किस ऑप्शन में है? पिता के पत्र पुत्री के नाम। ऑप्शन नंबर 3 में सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। इंदिरा गांधी को यह पत्र लिखा जाता है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की बेटी का क्या नाम था? इंदिरा गांधी। अगले ऑप्शन पर चले कि अनुचित विकल्प का चयन कीजिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर अनुचित विकल्प फिर से आपको चुनना है। यहाँ पर भी गलत आपसे पूछा गया है। दोहा छंद के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। रोला अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और कविता छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं तथा 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है? गलत बताना है। तो यहाँ पर गलत कौन सा चला जाएगा? दोहा छंद के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है, सही है। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। देखो भाई ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि 26 नहीं बल्कि 28 मात्राएं होती हैं। वैसे 26 होती हैं लेकिन एक्यूरेट आंसर पर अगर हम जाएंगे तो इसको भी हम यहाँ पर गलत करेंगे क्योंकि 26 नहीं बल्कि 28 मात्राएं होती हैं। रोला अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत है। वैसे
देखा जाए तो हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएँगे, क्योंकि 26 मात्राएँ हरि गीतिका छंद में देखने को मिल जाती हैं, लेकिन 28 मात्राएँ होती हैं भई हरि गीतिका छंद में। और हरि गीतिका छंद के बादशाह कौन माने गए हैं? मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने क्या लिखा था? साकेत। ये क्या है? हरि गीतिका छंद के बादशाह बताए गए हैं, तो हम किसकी तरफ जाएँगे? ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएँगे। आगे चलते हैं, किस विकल्प के शब्द में एक से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? आधिकारिक में तो इक प्रत्यय है भई, आध्यात्मिक में भी इक प्रत्यय है, अध्यारोप अब बचता है अध्यापन। ये दो ऑप्शन बचते हैं, यहाँ पर तो इक प्रत्यय है भाई दोनों में, ये दो ऑप्शन तो जाएंगे नहीं। अब बात करते हैं अध्यारोप और अध्यापन, यानी कि एक से अधिक उपसर्ग जिसमें प्रयुक्त हुए हैं। अध्यारोप, अध्यारोप में क्या है? आपके एक से अधिक उपसर्ग यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है। आगे बात करें, दिया गया है अर्थ की दृष्टि से वाक्य वर्गीकरण में कौन सा युग्म असंगत है? भारत एक सुंदर देश है, विधानार्थक है, सही है। आपका बोलना उचित नहीं है, निषेधार्थक है, सही है। हो सकता है वह शाम को, आज शाम को आए, संकेतार्थक नहीं, संध्यार्थक में जाएगा। यहाँ बैठ जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो, ये आज्ञा दे रहे हैं, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। हो सकता है वह शाम को आए, संकेत नहीं बताया जा रहा, यहाँ पर संध्या बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिया गया है लटकी लटू लटकतु चलत, डट तू मुकुट की छहा, चटक भर्यो नट मिली गयो, अटक 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 भटक बट माह। उपयुक्त पाद्यांश में कौन सा काव्य दोष है? श्रुति कटव दोष है, अप्रीतव दोष है, ग्राम्यतव दोष है, क्लिष्टव दोष है। तो यहाँ पर सबसे पहला ही ऑप्शन क्या है? यहाँ पर गलत है, यानी कि सही है। दोष आपसे पूछा गया है, श्रुति कटव दोष है। जब आप इन वाक्यों को, इस पंक्ति को पढ़ते हो, तो आपके कानों को ये वर्ण अच्छे नहीं लग रहे, यानी जैसे लटकी लटकी लटकतु चलत, डटतु मुकुट की छाहा, कुछ अटपटे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इस कारण ये क्या चला जाएगा? यहाँ पर श्रुति कटव दोष चला जाएगा। श्रुति कटव दोष कौन सा होता है? जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा न लगे। अप्रीतव दोष क्या होता है? अप्रीतव दोष होता है जहां पर व्याकरण संबंधी मतलब अशुद्धियां दी गई हो। एक आता है व्याकरण संबंधी नियमों का पालन करना, और दूसरा दिया गया व्याकरण संबंधी, यानी कि वर्तनी संबंधी, समझो यहाँ पर वर्तनी संबंधी मतलब अशुद्धियां देखने को मिले, तो अप्रीतव दोष होता है। ग्राम्यतव दोष वो होता है जहां पर आपको ग्रामीण शब्दों का प्रयोग देखने को मिले, जैसे लचकती कमर, ये क्या है? ग्राम्यतव दोष है। कलिष्टतव दोष में क्या होता है? इसमें मतलब जो कठिन शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। आगे चले, विसलदेव रासों में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, उक्त कथन किस आलोचक का है? ये क्वेश्चन कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया था, जहां पर विसलदेव रासो आया था। तो वही क्वेश्चन जो मैंने बोला था वही यहाँ पर पूछ लिया गया है कि विसलदेव रासों में श्रृंगार रस की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, किस आलोचक के द्वारा कहा गया है? तो ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। विसलदेव रासो किसने लिखा था? नरपति नाल्य के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है, और यह ग्रंथ 4 खंडों में विभाजित है। पहले में क्या है? विसलदेव और जो राजमती होती है उसका विवाह है। दूसरे में विसलदेव राजमती को छोड़कर उड़ीसा चले जाते हैं। तीसरे में जो राजमती होती है उसका विरह वर्णन है, और चौथे में फिर इन दोनों का मिलन दिखाया गया है, यानी कि 4 खंड है। ये क्या है? श्रृंगार प्रधान है, और इसमें वीर रस का किंचित आभास मात्र है। इसकी भाषा पूछ ली जाए तो क्या है? इसकी भाषा राजस्थानी है, और इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि भाषा की परीक्षा कर, भाषा की कसौटी, कसौटी अगर शब्द आ जाता है तो विसलदेव रासो, परीक्षा शब्द अगर आ जाता है तो पृथ्वीराज रासो के ऊपर हम जाएंगे। तो बता दिया कि विसलदेव रासो। अब विसलदेव रासो में विग्रह राज चतुर्थ और तृतीय, यानी कि विसलदेव रासो के अंतर्गत जो राजा बताए गए हैं, नाम क्या है बेटा? उसका ध्यान रख लेना, विग्रह राज। रामचंद्र शुक्ल तो क्या मानते हैं? विग्रह राज तृतीय मानते हैं, लेकिन आज डॉक्टर बच्चन सिंह क्या मानते हैं? विग्रह राज चतुर्थ मानते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। ये विसलदेव रासो के बारे में ये कोटेशन किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये आपको बताना है। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है, बिल्कुल सही है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने गए हैं, यही ऑप्शन गलत है। कृष्ण काव्य धारा शुद्ध अद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग से प्रभावित है, बिल्कुल सही। और कृष्ण काव्य में मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष परिगणित है, ये भी बिल्कुल सही है। अभी ऑप्शन बताया था मैंने, मीरा श्यामा करके ऐसे आया था, तब मैंने बताया था कि मीराबाई किसी भी संप्रदाय से बिलोंग नहीं करती हैं। मीराबाई, रसखान, ये दो कवि ऐसे आते हैं जो किसी संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते। संप्रदाय का मतलब क्या है, जैसे निम्बार्क संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, कौन सा आता है, वल्लभाचार्य संप्रदाय आता है, सॉरी विष्णु स्वामी आता है, शुद्ध अद्वैतवाद आता है, अद्वैतवाद आता है, ये सब आते हैं। तो यानी मीराबाई किसी संप्रदाय से बिलोंग नहीं करती। ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। अब एक एक करके सबको समझते हैं। मैंने बता दिया ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है हरिवंश न हरि हर व्यास या को हरि गो हरिहर कुछ ऐसा नाम है भाई, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। वल्लभाचार्य तो किस संप्रदाय से है, शुद्ध अद्वैतवाद, जो किसका है, सूरदास का है। और शुद्ध अद्वैतवाद सबसे पहले विष्णु स्वामी के द्वारा दिया गया था, ये भी बात ध्यान रखनी है। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है। अब निम्बार्क संप्रदाय के द्वारा एक शाखा निकली थी, कौन सी, सखी संप्रदाय, जिसको क्या कहा जाता है, इसको तटी संप्रदाय भी कहा जाता है। ये किसने निकाली है, ये निकाली है व्यास ना हरिदास ने निकाली है भाई, हरिव्यास ने नहीं, हरिदास के द्वारा ये सखी संप्रदाय निकाला गया था। और इसको तटी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपके गांव में बाड़ा होता है, बाड़े के चारों तरफ क्या लगा दी जाती है, ऐसे पतली पतली क्या लगा दी जाती है, टाटी, यानी कि काट की क्या लगाई जाती है, एक तरह से बाड़ लगा दी जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, तटी संप्रदाय या सखी संप्रदाय बोलते हैं। बात ध्यान रखना है। यानी ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद से बिलोंग करते हैं, न कि राधा वल्लभ संप्रदाय से। आगे बात करें कि आदिकाल के नामकरण के संबंध में असंगत बताना है। संधि चरण काल राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया, सही है। बीज बपन काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं, बल्कि किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकरत्यान के द्वारा कहा गया है, सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 गलत है। गलत मैंने बता दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इस काल को बीज वपन काल कहा गया है। अगर चारण काल की बात करें तो किसने कहा है, चारण काल जॉर्ज गिरेसन के द्वारा कहा गया है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा है। वीर गाथा काल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वीर गाथा युग किसने कहा है, श्याम सुंदर दास ने कहा है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, राहुल सांकरत्यान ने कहा था। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था। तो आदिकाल और रीतिकाल का नामकरण किसके द्वारा क्या दिया गया है, अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, दिया गया है कि हिमालय की बेटियां अध्याय में काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है। ये क्वेश्चन भी मैं कल आपको वर्बली बता चुकी हूँ। हिमालय की बेटियां किसके द्वारा लिखा गया है, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया क्या है, निबंध है। यहाँ पर बताया गया है कि काका कालेलकर ने नदियों को क्या नाम दिया है, तो इन्होंने क्या कहा है, लोक माता कहा है। हिमालय की बेटियां में 2 बेटियां बताई गई है हिमालय की, एक बताई गई है सिंधु और एक बताई गई है ब्रह्मपुत्र। ये 2 नदियां बताई गई है, ध्यान रख लेना। एक बार फिर से बता देती हूँ, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये 2 नदियां हैं। लेकिन काका कालेलकर क्या कहते हैं, लोक माता नदियों को कहकर पुकारते हैं, ध्यान रखना है। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था, 1911 में नागार्जुन का जन्म है। रतिनाथ की चाची, बल्चनामा, ये सब उपन्यास लिखे गए हैं। और युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, नेवला, ये सब रचनाएं किसने लिखे, काव्य संग्रह नागार्जुन के द्वारा लिखे गए हैं। आगे चलें, रीतिकाल के संबंध में अनुचित विकल्प आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल के मत में चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक है, सही है ये। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने समूचे रीतिकाल को 3 श्रेणियों में विभक्त किया था, ये भी सही है। मतिराम कृत ललित ललाम छंद शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये गलत है, बताऊंगी क्यों गलत है। डॉक्टर बच्चन सिंह के मतानुसार पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, मतिराम कृत ललित ललाम छंद शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
छंद शास्त्र नहीं भाई अलंकार ग्रंथ से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर ये क्या पूछा गया आपसे, अनुचित पूछा गया, तो ये गलत जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में भी मुझे डाउट लग रहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह के मतानुसार पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। हाँ सही है भाई, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल इनको क्या मानते हैं, अंतिम मतलब है अंतिम श्रृंगारिक कवि ऐसे मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो ये सही है भाई, कौन कहते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। देखो हमारा रीतिकाल आता है, रीतिकाल का प्रवर्तक डॉक्टर नगेंद्र तो मानते हैं केशवदास को, आई थिंक मैं आपको ये पहले बता चुकी। और रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं, चिंतामणि को मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र मानेंगे केशवदास को, केशवदास को मानते हैं, और रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं, चिंतामणि को मानते हैं। वैसे डॉक्टर नगेंद्र कृपाराम को भी मानते हैं, कृपाराम को लेकिन कालक्रम की दृष्टि से मानते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है इसी पीवाईक्यू में। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम की जो हित तरंगिणी आती है उसको मानते हैं, लेकिन असली प्रवर्तक किसको मानते हैं, केशवदास को मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं, जिनका जन्म कब हुआ था, 1609 में हुआ था। और इनके द्वारा काव्य प्रकाश है, कवि कुल कल्पतरु जैसी रचनाएं लिखी जाती हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो आप रीतिकाल के 3 भाग पढ़ते हो, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, ये किसके द्वारा किए गए हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा किए गए हैं। और इन्होंने रीतिकाल को क्या नाम दिया था, रीतिकाल को इन्होंने कहा था श्रृंगार काल। श्रृंगार काल किसके द्वारा कहा गया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है। और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या कहा था, उत्तर मध्य काल कहा था। ये भी बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं मतीराम की। मतीराम कौन है भाई, चिंतामणि के भाई है ये मतीराम। जन्म कब होता है इनका, 1613 में इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा जो ललित ललाम रचना लिखी गई है, ये छंद शास्त्र से संबंधित नहीं बल्कि क्या है, अलंकार ग्रंथ है। ये क्या है, अलंकार ग्रंथ है। एक ट्रिक बताती हूँ, ध्यान से सुनना। रीतिकाल की जो रचनाएं आती हैं, अगर उनके पीछे ललाम शब्द देखने को मिल जाए तो आंख बंद करके लगा देना, वो रचना, उस रचना के केंद्र में क्या दिया गया है, अलंकार दिया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुन लो। फिर से बताती हूँ कि रीतिकाल की जितने भी ग्रंथ आपको देखने को मिले और उनमें अगर ललाम शब्द आता है तो रचना किससे जाएगी, रचना अलंकार से संबंधित जाएगी, यानी कि केंद्र में क्या चला जाएगा, अलंकार चला जाएगा। अब मतीराम के बारे में एक बात और बताई जाती है, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है रसराज। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, रसराज। क्योंकि जो रीतिकाल के कवि हुए हैं बेटा, इन्होंने क्या किया था कि राजा के दरबार में रहकर, यानी कि किसी के आश्रय में रहकर इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। जैसे कि सेठ भोगीलाल हैं, कौन है, चिंतामणि के द्वारा उनको समर्पित है इनकी रचनाएं। और ये कौन आते हैं, मतीराम आते हैं। ये भी अनेक मतलब आश्रमों में रहे, जैसे कि जहांगीर के आश्रय में भी रहे हैं, जिसके ऊपर इन्होंने फूल मंजरी लिखी है। लेकिन रसराज ऐसी रचना बताई जाती है मतीराम की जो किसी को समर्पित नहीं है, यानी कि ये रचना इन्होंने क्या लिखी है, स्वतंत्र रूप से होकर लिखी है। कौन सी रचना बताई है मैंने, रसराज। ये रसराज पूछी जा सकती है कि मतीराम की ऐसी कौन सी रचना है जो किसी को समर्पित नहीं है, तो कौन सी रचना चली जाएगी बेटा, रसराज चली जाएगी। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो मतानुसार पद्माकर क्या है, रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि है, ये भी क्या है, सही है। पद्माकर के द्वारा जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, विरोधावली, ये सब रचनाएं पद्माकर के द्वारा लिखी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत है, मैंने बता दिया क्यों गलत है। आगे बात करें, आगे चलते हैं। दिया गया है कि प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों का सही क्रम क्या है। प्रेमचंद सम्राट उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद, जिसको सम्राट उपन्यासकार की उपाधि किसने दी थी, किसके द्वारा दी गई है भाई, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। अब इनके जो उपन्यास आए हैं इनका आपको क्रम बताना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेवा सदन। कब लिखा गया था भाई, 1918 में सेवा सदन लिखा गया है। और इसका पहले नाम क्या था, बाजार ए हुसैन, क्योंकि यह उपन्यास पहले किस भाषा में था, उर्दू भाषा में था। मैं कल के वीडियो लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि इन्होंने एक जमाना पत्रिका जो किसके द्वारा निकाली गई थी, दया नारायण निगम के द्वारा पत्रिका निकाली गई थी। सोजे वतन नाम से ये कहानी संग्रह था इनका, अंग्रेज सरकार जब्त कर लेते हैं, बाद में ये प्रेमचंद नाम से लिखते हैं, किसके कहने पर, दया नारायण निगम के कहने पर। तो इनके जो पहले उपन्यास हैं, कुछ उपन्यास इनके उर्दू भाषा में थे, जैसे कि देवस्थान रहस्य है, सेवा सदन है, रंगभूमि है, प्रेम आश्रम है, ये सब इनके पहले किस में आते हैं, उर्दू में आते हैं। तो सेवा सदन किस नाम से लिखा गया था, बाजारे हुसैन नाम से ये उपन्यास लिखा गया था। और इसकी एक पात्र पूछी जाती है, कौन आएंगे, सुमन। सुमन इसकी पात्र है। और ये उपन्यास के केंद्र में वेश्यावृत्ति, यानी कि इस उपन्यास के केंद्र में दिखाई गई है। रंगभूमि की बात करते हैं तो कब आया था, 1925 में आया था। और इसका पहले नाम क्या था, चौगाने हस्ती।
इसका पहले नाम क्या था? चौगाने हस्ती, यानी कि उर्दू में इसका नाम था चौगाने हस्ती। रंगभूमि में एक पात्र बार बार आपसे पूछा जाता है, सूरदास। कौन सा पात्र आएगा बेटा? सूरदास, जो गांधीवादी विचारधारा से क्या है? प्रभावित है। कायाकल्प, कायाकल्प कब लिखा गया है? इन्होंने 1926 में कायाकल्प लिखा था। और डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि कायाकल्प इनका मूल रूप से हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास है। कोटेशन को ध्यान से सुन लेना कि कायाकल्प इन्होंने 1926 में लिखा है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा हिंदी भाषा में इनका लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प है। कायाकल्प किससे संबंधित है? पुनर्जन्म से संबंधित है। गबन कब आता है? इनका गबन 1931 में आया था। और गबन में रामनाथ और जालपा दो पात्र पूछे जाते हैं। रामनाथ और जालपा किसके पात्र हैं? ये गबन के हैं। और इसमें जो महिलाओं का आभूषणों के प्रति जो आकर्षण है वो दिखाया गया है। एक बार इनका प्रकाशन वर्ष फिर से बता देती हूँ। सेवा सदन कब लिखा गया था? 1918 में। रंगभूमि 1925 में। कायाकल्प लिखा था 1926 में। और गबन कब लिखा था? 1931 में लिखा था। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। सेवा सदन का पात्र कौन है? सुमन। रंगभूमि का पात्र है कौन? सूरदास। कायाकल्प और नगेंद्र बताते हैं कि मूल रूप से हिंदी में लिखा गया इनका पहला उपन्यास है। और गबन के पात्र कौन बताए हैं मैंने? रामनाथ और जालपा। अब इनके ऊपर 3 जीवनियां लिखी गई थी प्रेमचंद के ऊपर। कौन कौन सी जीवनियां हैं? एक इनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी थी प्रेमचंद घर में। कब लिखी थी? 1944 में। एक इनके पुत्र अमृत राय ने लिखी थी कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसने लिखी है? प्रेमचंद के द्वारा। प्रेमचंद के ऊपर इनके पुत्र अमृत राय ने लिखी है। कलम का मजदूर किसके द्वारा लिखी गई है? अंग्रेजी भाषा में मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई है। अगर कलम का जादूगर पूछ लिया जाए तो कौन है आपके हिंदी साहित्य में? कौन है कलम का जादूगर? किसको कहा गया है? शमशेर बहादुर सिंह को, या सॉरी राम वृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा गया है भाई? कलम का जादूगर कहा गया है। तो मैंने बिल्कुल डिटेल में ये आपको बता दिया है। वैसे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान उपन्यास लिखा जाता है 1936 में। और जो अभी मैंने जीवनी बताई है, कौन सी बताई है? शिवरानी देवी के द्वारा प्रेमचंद घर में जो लिखी गई है, इस जीवनी में ये क्या कहते हैं कि हम न रहेंगे लेकिन हमारी जो नियामतें हैं ये रहेंगी। हम इस दुनिया में न रहेंगे लेकिन जो हमारी नियामतें हैं इस दुनिया में रहेंगे। नियामतें का मतलब क्या है कि इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था 1936 में गोदान, वो आज भी क्या है? एज इट इज बना हुआ है। यानी कि जो किसान वर्ग की समस्या है, शोषण की समस्या है, या फिर कर्ज की समस्या है, या समाज में जो रिलेटेड अन्य समस्याएं हैं, किसी तरह की समस्या को आप उठा सकते हो। तो गोदान में हर एक समस्या को प्रेमचंद ने पात्रों के माध्यम से, मालती है, जुनिया है, गोबर है, धनिया है, सोना है, रूपा है, इन सब के माध्यम से क्या किया है? उजागर किया है। तो गोदान उपन्यास को पढ़कर देखना बेटा, बहुत ही मार्मिक उपन्यास है। होरी की एक ही इच्छा होती है कि मैं क्या करूं? गौदान में करूं, लेकिन होरी मर जाता है। इसकी गौदान की यानी कि गोदान की इच्छा इनकी पूरी नहीं होती। उपन्यास के लास्ट में एक पंक्ति दी गई है कि धनिया ने, जो धनिया होती है होरी की पत्नी, इन्होंने सूतली काटकर 20 अन्य रुपए जुटाए थे, लेकिन होरी की मृत्यु हो जाती है। तो इनके सामने कौन आते हैं? पंडित दातादीन खड़े होते हैं। जुनिया क्या कहते हैं कि महाराज मेरे घर में न गाय है, न बछिया है और न पैसे हैं, बस यही 20 पैसे मैंने सूतली काट कर इकट्ठे किए थे, यही क्या है? इनका गोदान है। और धनिया भी क्या होती है? पछाड़ खाकर गिर जाती है। सॉरी, उपन्यास क्या है भाई? बहुत ही मार्मिक उपन्यास है। पढ़कर देखना, आपको मतलब इतने खो जाओगे उपन्यास के अंतर्गत। आगे चलते हैं। काव्य काव्य स्वभाव कर्तारो धर्मा गुणा तदस्य हितेहवत अलंकार किसका ग्रंथ है? कि अलंकार के संबंध में उपयुक्त परिभाषा आप लोगों को बतानी है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? कि काव्य स्वभाव कर्तारो धर्मा गुणा अलंकार तदस्य। तो ये परिभाषा दी गई है भाई, किसके द्वारा दी गई है? वामन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मम्मट कौन है? मम्मट के द्वारा लिखा गया था। काव्य प्रकाश भामा के लिखा गया था। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक और काव्य अलंकार ग्रंथ लिखा था। वामन के द्वारा लिखा गया था काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, और दंडी के द्वारा लिखा गया था काव्य दर्श। आगे चलते हैं, अगले ऑप्शन के ऊपर है, निम्न में से कौन सा विकल्प अनुचित है? अनुचित आपको बताना है। सामीप्य, कौशल एवं महात्म्य शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, क्या ये सही है? सर्वनाम विकारी पद है, वचन कारक इसके विकारक होते हैं, ये तो सही है भाई। आगे बात करते हैं, वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, उदय विशेषण और विधेय विशेषण। द्वितीय क्रम क्रिया में प्रथम क्रम प्राणीवाचक होता है और द्वितीय क्रम प्राणीवाचक और प्रथम क्रम अप्राणीवाचक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय क्रम क्रिया में क्या होता है? प्रथम क्रम जो होता है प्राणीवाचक होता है, और जो द्वितीय क्रम होता है ये क्या होता है? अप्राणीवाचक होता है। यहाँ पर उल्टा दिया गया है।
आगे चलें, काव्य गुण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, सही है। माधुर्य गुण में संयुक्त अक्षर एवं लंबे सामासिक पदों का अभाव रहता है, सही है। ओज गुण में श्रृंगार करुण शांत रसों में से क्रमशः आधिक्य में रहता है, या फिर सरलता, सृजन, सुलभता एवं सहज ग्राह्यता प्रसाद गुण की मुख्य विशेषता है। तो गलत आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा गलत चला जाएगा? जो ओज गुण है, यानी ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि ओज गुण के अंतर्गत टैब रग की प्रधानता होती है, और इसमें जो वीर रस से संबंधित जो काव्य पंक्तियां होती हैं देखने को मिलती हैं, यानी कि ओज गुण क्या है? सही है। नाट्य शास्त्र को भरतमुनि ने क्या कहा था? पंचम वेद कहा था। नाट्य शास्त्र में अलंकारों की संख्या इन्होंने कौन से अध्याय में मानी है? 17वें अध्याय में अलंकार 4 माने हैं, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। और नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में इन्होंने रसों की बात की है। रस कितने माने गए हैं? इनके द्वारा 8 माने गए हैं। संचारी भाव कितने माने हैं? 33 माने हैं, और देव के द्वारा नया संचारी भाव छल माना गया है। आगे बात करते हैं कि त्रुवर फल नहीं खात है, पियत न पान, कहीं रही हित संपत्ति, सच ही सुजान। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है वहां पर आपको भरना है। त्रुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कवि रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो कौन सा चला जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यहाँ पर आएगा सरवर यानी तालाब, और यहाँ पर आ जाएगा परकाज यानी कि दूसरों के हित के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि असंगत आपको बताना है। उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा अंजो दीदी लिखा गया 1954 में, बिल्कुल सही है। धर्मवीर भारती के द्वारा अंधायुग लिखा गया 1955 में, ये भी सही है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा अंधा कुआं लिखा गया 1955 में, बिल्कुल सही है। निर्मल वर्मा के द्वारा आषाढ़ का एक दिन लिखा गया 1958 में, ये गलत है। निर्मल वर्मा के द्वारा चिड़ों की चांदनी और बाज और सांप आपकी एनसीईआरटी में इनकी कहानी है। आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है? मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश ने 3 नाटक लिखे थे। कौन कौन से लिखे थे? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस, ये तीनों नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए हैं। अगर इन सब की विधा पूछ ली जाए तो ये क्या है? नाटक है। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखा गया नाटक है। इसमें अंजलि नाम की एक पात्र होती है, और इनके पति कौन होते हैं? इंद्र नारायण। और इनके भाई कौन होते हैं? अंजलि के भाई होते हैं श्रीपत। और श्रीपत क्या करते हैं कि अंजलि के द्वारा जो घर में एक तरह से जो परंपरा चलाई गई थी कि हर काम टाइम पर करना, हर काम टाइम पर करना, उस परिपाटी को कौन तोड़ते हैं? श्रीपत तोड़ते हैं। धर्मवीर भारती ने अंधायुग 1955 में लिखा है, और ये क्या है? गीति नाट्य है। और इस नाटक को लिखने का उद्देश्य क्या है? यानी कि जो आज की समस्या है वो इस नाटक में उठाई गई है, जो महाभारत कालीन पात्रों के माध्यम से। और ये रचना धर्मवीर भारती ने, जो महाभारत का युद्ध 18 दिन लड़ा गया था, तो 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में, यानी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु तक का क्या है? इसमें वर्णन है। और इसमें कुल कितने अंक दिए गए हैं? इसमें 5 अंक दिए गए हैं, ये भी बात ध्यान रखनी है। लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा अंधा कुआं लिखा गया है। एक आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, एक आते हैं लक्ष्मी नारायण लाल। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा सिंदूर की होली लिखा गया है, और लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा अंधा कुआं लिखा गया है। आधा गांव उपन्यास किसका है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना। और आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अलंकार के संबंध में असंगत युग्म चुनिए। यहाँ पर असंगत आपको बताना है। निरखत संतन के शीतल करत नैन, रामचंद्र जू को मुख चंद्र सो लसतु है, उपमा अलंकार है। तो मैंने ट्रिक बताई थी, मनु मानो जनु जानो, जब आ जाते हैं तो कौन सा अलंकार चला जाएगा? यहाँ पर जू दिया गया तो उपमा अलंकार चला जाएगा। बात करें वीति विभावरी जा गई अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, प्रसाद की पंक्तियां है, रूपक अलंकार है, ये भी सही है। अजरा अमरता अयोध्या नगरी किसी प्रिय नहीं लगती, यमक अलंकार यहाँ पर गलत दिया गया है, यमक अलंकार नहीं आएगा। लाखन ओट करो किन घूंघट, चंचल नैन छिपे न छिपाए, विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार क्या होता है? जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, यानी कि लाखन ओट करो किन घूंघट, चंचल नैन छिपे न छिपाए, यानी कि चाहे लाख जतन कर लो अपने मुख को छिपाने का, लेकिन वो छुपने का क्या नहीं कर रहा, फिर भी छिपे न छिपाए, लेकिन फिर भी छिपाने से नहीं छुपता, यानी विभावना अलंकार है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है? यहाँ पर गलत दिया गया, आपसे गलत ही पूछा गया था। तो ये था भाई आप